एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लेकर आए कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 2 का SEC 2 कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यूनिट 1 ही है, ग्रूमिंग सेल्फ। ये हम कर रहे हैं, जिसमें कि आपका शायद 3 टॉपिक कवर है। अब ये बचा है हमारा आर्ट ऑफ एसेसरीजिंग और ओरल हाइजीन। उसके बाद जो है हम सेकेंड यूनिट जल्द ही स्टार्ट करेंगे, कल के अंदर ही। वो सब रेडी हो चुका है, बस कल अपलोड होना बाकी है। वो सारा कुछ जो है धीरे धीरे कंप्लीट होगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो अभी नज़दीक है। तो आज हम ओरल हाइजीन और आर्ट ऑफ एसेसिंग करेंगे। तो यहाँ जो है ना थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है। सबसे पहले जो है ना ओरल हाइजीन आ गया है, तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना देखते हैं ओरल हाइजीन क्या होता है। मौखिक स्वच्छता, दांतों की नियमित सफाई, दंत स्वच्छता और अच्छी स्वच्छता की आदतों को अपनाकर किसी की मौखिक गुहा को साफ और बीमारी और अन्य समस्याओं जैसी सांसों की दुर्गंध से मुक्त रखने का अभ्यास है। ये जो है हिंदी वालों के लिए है और इंग्लिश वालों के लिए भी जो है दिया गया है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये महत्वपूर्ण है कि दांत रोग और अन्य सांसों की दुर्गंध की रोकथाम के लिए नियमित रूप से मौखिक स्वच्छता की जाए। तो मतलब ओरल हाइजीन वो होता है ना जिसमें कि जो है ना अपने मुंह को जो है ना मौखिक स्वच्छता इसमें होती है, यानी कि दांतों की सफाई करना, जीभों को साफ़ करना, दुर्गंध से बचने के लिए मतलब अच्छे से टूथपेस्ट का यूज़ करना। तो ये वही है ओरल हाइजीन हम कैसे कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि दंत रोग और सांसों की दुर्गंध की रोकथाम के लिए नियमित रूप से मौखिक स्वच्छता की जाए। दांत रोग के सबसे आम प्रकार दांतों की सड़न, गुहाएँ, दंत क्षय और मसूड़ों की बीमारियां हैं, जिनमें मसूड़ों की सूजन और पेरियोडोंटाइटिस शामिल है। वयस्कों के लिए सामान्य दिशा निर्देश: दिन में कम से कम 2 बार फ्लोराइड युक्त टूथपेस्ट से ब्रश करने का सुझाव देते हैं। ये जो है वयस्कों के लिए बताया गया है। रात को सोने से पहले और सुबह नाश्ते के बाद ब्रश करना। दांतों के बीच की सफाई को इंटरडेंटल क्लीनिंग कहा जाता है, और ये दांतों की ब्रशिंग जितनी ही महत्वपूर्ण है ऐसे इसलिए है क्योंकि टूथब्रश दांतों के बीच नहीं पहुंच पाता है, और इसलिए दांतों की सतह के केवल 50% प्लाक ही हटाता है। इंटरडेंटल सफाई के लिए कई उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें फ्लॉस टेप और इंटरडेंटल ब्रश शामिल है। ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है कि वह किस उपकरण का उपयोग करना पसंद करता है। कभी कभी सफ़ेद या सीधे दांत मौखिक स्वच्छता से जुड़े होते हैं। हालांकि स्वच्छता मुंह के दागदार दांत या टेढ़े मेढ़े दांत हो सकते हैं। अपने दांतों की उपस्थिति में सुधार करने के लिए लोग दांतों को सफ़ेद करने वाले उपचार और ऑर्थोडोंटिक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये जो है दांतों को वाइट करने के लिए मतलब ये यूज़ कर सकते हैं। एक स्वास्थ्य मुस्कान, दांत स्वास्थ्य में मौखिक माइक्रोबायोम की भूमिका के महत्व को तेज़ी से पहचाना गया है। मानव मौखिक सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान के आंकड़ों से पता चलता है कि एक सहभोजी माइक्रोफ्लोरा अपने वातावरण में जटिल परिवर्तनों के माध्यम से एक अवसादवादी रोजनक वनस्पति में बदल सकता है। ये परिवर्तन बैक्टीरिया के बजाय मेजबान द्वारा संचालित होते हैं। कैल्सीफाइड दांत पट्टिका के पुरातात्विक साक्ष्य औद्योगिक क्रांति के दौरान कैरोजेनिक बैक्टीरिया के प्रभाव होने के साथ मौखिक माइक्रोबायोम में रोग संबंधी माइक्रोबायोम की ओर उल्लेखनीय बदलाव दिखाते हैं। स्ट्रेप्टोकोक्कस म्यूटेंट्स क्षय पैदा करने वाला सबसे महत्वपूर्ण बैक्टीरिया है। मतलब ये जो है ना दांत को जो बहुत नुकसान पहुंचाता है ये बैक्टीरिया। आधुनिक मौखिक माइक्रोबायोटा ऐतिहासिक आबादी की तुलना में काफ़ी कम विविध है। उदाहरण के लिए क्षय गुहाएँ एक प्रमुख स्थानीय बीमारी बन गई है, जो औद्योगिक देशों में 60 से 90% स्कूली बच्चों को प्रभावित करती है। ये जो है इसके विपरीत दंत क्षय को पेरियोडोंटल रोग, पूर्व नवपाषाण और प्रारंभिक हेमीनिसिस में दुर्लभ थे। यानी कि ओरल हाइजीन आपको ये बताइए कि आप जो है अपने दांतों को स्वच्छ कैसे रख सकते हैं और इससे सड़ने से कैसे बचा सकते हैं और मुंह की गंध से कैसे बच सकते हैं, ये सारा ओरल हाइजीन में है। और ये है इंग्लिश वालों के लिए। ओरल हाइजीन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वंस ओरल कैविटी क्लीन एंड फ्री ऑफ डिजीज एंड अदर प्रॉब्लम्स बाय रेगुलर ब्रशिंग ऑफ द टीथ। तो ये जो है आपको ये सारा आप देख लीजिएगा। ये ओरल हाइजीन जो है हमारे कंप्लीट होता है।
ये है समटाइम्स, वाइट और स्ट्रेन टीथ। ओके, उसके बाद आ हेल्दी स्माइल, ये हो गया। अब जो हम देखते हैं आर्ट ऑफ एसेसरीजिंग। सबसे पहले जानते हैं एसेसरीजिंग का मतलब क्या होता है। तो एसेसरीजिंग जो है ना, इसका मतलब होता है सहायक उपकरण, यानी कि किसी चीज़ में सहायक करना। कोई चीज़ हम कोई सामान है उसके सहायक में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई मोबाइल है। ओके, तो मोबाइल तो बस अकेला नहीं है, उसके साथ और कोई सहायक सामान भी है। जैसे कि मोबाइल है तो उसके लिए चार्जर भी है, फिर हम ईयरफोन का यूज़ करते हैं, हेडफोन का यूज़ करते हैं। तो ये जो हो गया, ये जो है ये एसेसरीजिंग है, यानी कि सहायक उपकरण है। तो ये होता है सहायक उपकरण। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जब हमारे वार्डरोब की बात आती है तो हम में से कई लोग अपने परिधानों की तरह एसेसरीजिंग को भी सूची में सबसे ऊपर रखते हैं। यानी कि जब वार्डरोब का मतलब होता है कपड़ों की अलमारी। तो जब भी जो है ना यानी कि सहायक उपकरण की बात आती है तो सबसे पहले जो है ना लोग अपने पहनावे को सबसे ऊपर में रखते हैं, यानी कि कपड़ों की सूची सबसे ऊपर रखते हैं। हम समझते हैं कि हमारे परिधानों में एसेसरीजिंग जोड़कर हम उन्हें ऊंचा उठा सकते हैं, भले ही पूरा पहनावा शानदार हो। एक स्टेटमेंट एक्सेसरी इसे और अधिक ग्लैमरस या आकर्षक बनाने के लिए बदल सकती है। सहायक उपकरण हमें अपने कुछ व्यक्तित्व और अपने कपड़ों में कार्यस्थल में जहां हम जो वस्तुएं पहनते हैं वे अक्सर नियमों के एक सेट का पालन करते हैं। यदि आप चाहें तो एक वर्दी, एक काले रंग की सिलाई वाली शिफ्ट ड्रेस अच्छी लग सकती है, लेकिन इसमें एक जड़ा हुआ हार या रंगीन पॉप जूता जोड़े और अचानक आपकी रोजमर्रा की दिखने वाली पोशाक एक पोशाक बन जाएगी जो आपको भीड़ से अलग करती है। यानी कि जैसे कि हम सिर्फ कपड़े पहनते हैं ना, तो अगर हम कपड़े के साथ कोई अच्छे से शूज़ ले लें और टाई बेल्ट लगा लें, लड़कों की बात करिए, और अच्छे से हेयर स्टाइल कर लें, तो वो जो है ना दूसरे से फिर अलग लगेंगे, ज़्यादा वो आकर्षक दिखेंगे। गर्ल्स की बात करें तो वो थोड़ी अगर ज्वेलरी पहन ले, ब्रेसलेट वगैरह पहन ले, हील अच्छी वाली पहन ले, सैंडल वगैरह, तो वो जो है ना सबसे अलग लगने लगेगी फिर। तो यही होता है एसेसरीजिंग। तो हमारी मुख्य वस्तुओं को सजाने का विचार कहाँ से आया। ये सच है कि लोग ने हमेशा एक्सेसरीजिंग की कला की प्रशंसा की है, लेकिन जब आप थोड़ा गहराई से खोजते हैं तो ऐसा लगता है कि एक्सेसरीजिंग की उत्पत्ति मुद्रित फैशन प्रकाशनों की तुलना में बहुत पहले की है। यानी कि बताया गया है कि अगर एक्सेसरीजिंग की बात की जाए तो ये जो है ना बहुत पहले से है, ये अभी नहीं आया, ये बहुत पहले से है एक्सेसरीजिंग। फैशन एक्सेसरीजिंग का इतिहास एक लंबा और व्यापक विषय है। पुरातात्विक विदों द्वारा खोजे गए कला की कुछ सबसे पुराने उदाहरणों में से झुमके और हार शामिल हैं। यानी कि सबसे पुराने उदाहरण में अगर देख लें एसेसरीजिंग, तो झुमके और हार जो है ना ये बहुत सालों से ही देखे जा रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि एक्सेसरीजिंग ये अभी नहीं आया, ये बहुत पहले से ही है। सभ्यता की शुरुआत से ही लोग सहायक उपकरण पहनते आ रहे हैं और परिणाम स्वरूप आभूषण ऐसे अर्थों से भर गए हैं जो इसके निर्माण के समय और स्थान के साथ साथ इसे पहनने वाले लोगों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। एज़टेक और माया लोगों द्वारा बनाई गई छवियाँ हमें आभूषणों के इतिहास और सहायक उपकरणों के आसपास के रीति रिवाजों के बारे में बहुत कुछ सिखाने के लिए मौजूद है। इनमें से कई चित्रों में छिदे हुए कान वाले महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिखाया गया है और इसी तरह के विषय अफ्रीकी मुखौटों और दक्षिण पूर्व एशिया मूर्तिकला के टुकड़ों में देखे जा सकते हैं। यानी कि वहाँ भी ऐसे देखने को मिले हैं मूर्तियों में। यूरोपीय पुनर्जागरण चित्रकारों ने आमतौर पर अपनी संपत्ति प्रदर्शित करने के लिए दोनों लिंगों के करीनों को हार, पेंडेंट या अन्य प्रकार के सहायक उपकरण पहने हुए चित्रित किया गया है। उनके पहले के जो मूर्ति थे उसमें जो हार और या पेंडेंट या अन्य कई चीज़ जो है ना चित्रित किया गया है चित्रों में। शेक्सपियर के चित्र भी है जिनमें कवि को एक ही बाली पहने हुए दिखाया गया है जो अपने समय से कितना आगे है। यानी कि शेक्सपियर जो कोई विद्वान थे तो उनके जो चित्र हैं उन्हें भी चित्र में जो है एक बाली पहनाई गई है जो कि हमारे अभी के समय से बहुत पहले पुराने हैं। आज पुराने दफन स्थलों में बस्तियों की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को नियमित रूप से आभूषण मिलते हैं और उन्हें भी जो भी मिलता है उनमें से अधिकांश प्राचीन काल के हैं। इससे कई राष्ट्र अपने क्षेत्रों को फैशन एक्सचेंजिंग के जन्म स्थान के रूप में दावा करने लगते हैं। हालांकि ये संभावना नहीं है कि प्राचीन मिस्र, एशिया और मध्य पूर्व में पाए गए 7000 साल पुराने तांबे और सोने के झुमके अपनी तरह के पहले उदाहरण थे। ठीक है, तो ये जो है हमारा आर्ट ऑफ एसेसरीजिंग ये यहीं पे जो है ख़त्म होता है
और ये है जो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके भी बोलते हैं कि इंग्लिश में भी दीजिए, इंग्लिश में दीजिए। क्यों मैं दोनों में ही बना लेती, ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना हो, हिंदी को भी और इंग्लिश को भी, दोनों मीडियम के लिए आसान हो। तो ये आप लोगों के लिए इंग्लिश देख लीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ फैशन। ओके, तो ये जो वीडियो हमारा आज यहीं पे मैं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑन टाइप ऑफ इंटरव्यू मीनिंग, ये जो है हम सारा करने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए टेक केयर।